वैसे आपको डिजिटल से तो काफी फायदा हुआ होगा ना। यस मैम। हम लोगों का कल जो चल रहा था वो शब्द विचार था, जिसमें हमने शब्द विचार कंप्लीट कर लिए थे। इसमें हमने शब्द की परिभाषा और शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर और तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द थे। इसके बाद में हमने इन सब के बाद रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमने। ओके, अब हमारा जो थर्ड आता है वो था हमारा अर्थ के आधार पर अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करें या उसके भेद करें तो हमको भेद कितने बताए गए हैं अर्थ के आधार पर? 2। ओहो, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण अगर कम किए जाते हैं तो दो होते हैं। कौन कौन से दो हैं? एक तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सार्थक। यहीं से करना था ना? यस मैम। सार्थक शब्द। और सेकंड हमारा आ रहा था निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, यही था। अब देखिए, जैसा कि हमारे नाम से ही इसमें क्लियर हो रहा है, सार्थक यानी ये स्टार्ट कर दिया था मैंने। सार्थक मतलब होता है कि जो भी हम लिख रहे हैं या बता रहे हैं या कह रहे हैं वो हमारा शब्द या वाक्य हमें सामने वाले को जो समझाना चाहता है वो एज इट इज़ उसको समझ पाता है, उस शब्द का अर्थ या वाक्य का अर्थ समझ पाता है, तो वो तो हमारे होते हैं सार्थक शब्द। और दूसरा होता है निरर्थक, यानी कि जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो वो तो हमारे सार्थक शब्द होते हैं, और निरर्थक वे शब्द होते हैं, वो शब्द तो कहलाएंगे, वर्णों के योग से शब्द तो कहलाएंगे, लेकिन उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, वो होते हैं हमारे निरर्थक शब्द। परिभाषा लिखवाने की जरूरत है, ये लिख लोगे? लिख लेंगे मैम। लिख लोगे? ओके। यस। नेक्स्ट आता है, अब हम जब सार्थक शब्दों का के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने परिभाषा पढ़ी कि जिन शब्दों का अर्थ निकल कर आता है या हम जो समझाना चाहते हैं वो सामने वाला उस बात को समझ पाता है, तो वो होता है हमारा सार्थक शब्द। अगर हम सार्थक शब्दों का भी वर्गीकरण करते हैं तो इसके पार्ट करते हैं, तो इसके मुख्यतः कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, पढ़ाया हुआ ये भी। फर्स्ट नंबर पर हमारा कौन सा होता है? एकार्थक शब्द। एकार्थक। देखिए, अगर हमने ये चीज़ अभी यहाँ समझ ली ना तो आगे की जो भी ग्रामर में होगी उसको इजीली आप समझ पाओगे कि कहाँ से कौन सा वर्ड निकल कर आ रहा है या टॉपिक निकल के आ रहा है। सेकंड नंबर पर एकार्थक के बाद अनेकार्थक। अनेकार्थक शब्द। थर्ड नंबर पे हमारा आता है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा विपरीतक। हाँ, समानार्थक शब्द। और फोर्थ नंबर पर आता है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थ मतलब उल्टे। विपरीतार्थक शब्द। चारों समझ में आ गए? ये Yes, आ रहा है ma'am. हमारा अर्थ के आधार पर, यानी जो शब्दों के अर्थ निकल करके आते हैं उनके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया। तो शब्दों का वर्गीकरण 2 होता है, सार्थक। अब देखो, अर्थ शब्द आ रहा है तो सार्थक में भी अर्थ निकल रहा है, लिख रहा जा रहा है, और जो निरर्थक शब्द है उसमें भी अर्थ शब्द आ रहा है पढ़ने में, निरर्थक, सार्थक। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर याद रह जाएगा। और इसमें फिर सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा कि सार्थक शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखो, इसमें भी एकार्थक अर्थ शब्द आ रहा है, अनेकार्थक अर्थ शब्द आ रहा है, समानार्थक और विपरीतार्थक, सब में अर्थ अर्थ शब्द आ रहा है। तो हमको इजीली याद हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर वर्गीकरण 2 और सार्थक में भी 4 भागों में उसको किया गया है, डिवाइड किया गया है या
बताया गया। अब होता है हमारा एकार्थक शब्द। जैसा कि हमारे नाम से ही इसमें क्लियर हो रहा है, ऐसे शब्द होते हैं ये जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, इसलिए इनको एकार्थी शब्द या एकार्थक शब्द दोनों भी कुछ भी बोल सकते हैं। एक अर्थक यानी केवल एक ही अर्थ निकलता है। जो शब्द लिखा हुआ उसका सिंपल सा, जैसे मैंने बोला पहाड़, नदी, अब इसके कुछ और भी अर्थ निकल रहा है क्या? नदी का मतलब No, नदी, ma'am. पहाड़ का मतलब पहाड़, सिंपल सा अर्थ। कोई कपड़ा, तो मतलब एक सिंपल सा अर्थ निकल रहा है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो जिनका केवल एक जो शब्द हमको बोला जाए उस शब्द का ऐसा कैसा अर्थ निकल कर आता है, वो हमारा होता है एकार्थक, यानी केवल एक ही अर्थ देने वाला। अब नेक्स्ट आता है हमारा अनेकार्थक। अनेकार्थक क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक, अनेक आ गया, अनेक शब्द का मतलब हो यानी एक से अधिक, अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें हम एकार्थक शब्द कैसे हैं। जैसे कि एक शब्द आता है आपका अक्ष। अब अक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष ये आपको ध्यान है, मैंने समझाया भी था, एग्जाम्पल भी दिया था आपको बहुत अच्छे से। यस मैम, कील। कील। और जो पॉइंट होता है ना जिसके ऊपर कोई चीज घूमती है उसको बोलते हैं, ठीक है। अक्ष, अक्ष का मतलब होता है जब आपने ग्लोब देखा था, ग्लोब का एग्जाम्पल दिया था, याद आया आपको? कुछ नहीं आया याद? ध्यान से सुनोगे याद आ जाएगा अभी। अगर क्लास ली थी और मैंने समझाया था तो याद आ जाएगा। ग्लोब देखा है? ग्लोब, ग्लोब तो जानते हो, एसएसटी में पढ़ा होगा ना ग्लोब। यस मैम। एक बॉल नुमा होता है, आपने देखा होगा एसएसटी क्लास में, या एसएसटी के आप जब बुक पढ़ते हो उसमें ग्लोब बताए जाते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, पूरा स्थान कौन सी जगह कहाँ पर होती है, कौन से ओशंस हैं, कहाँ पे कौन सी नदी निकल रही है, वो सारी चीज़ें उस ग्लोब में हमारा कोई गोला होता है। अब उस गोले को अगर हम घुमाते हैं तो वो घूमता है कि नहीं घूमता है? वो किस पे टिका होता है? एक छोटी सी कील पर, छोटी सी कील होती है उसके ऊपर टिका होता है, धुरी, जिसको बोलते हैं हम धुरी। यानी कि वो पूरा गोल घूमता है, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक उसी प्रकार से वो ग्लोब भी घूमता है। और किस पे घूमता है? वो धुरी पर। तो वो जो धुरी शब्द होता है वो उसको हम अक्ष कहते हैं। अक्ष का मतलब आंख भी हो जाती है, अक्ष का मतलब कील भी होती है। तो यानी कि शब्द तो एक है लेकिन इस शब्द के कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। समझ में आ गया? यस मैम। आप होता है हमारा नेक्स्ट समानार्थक। देखिए आप शब्द को पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। समानार्थक मतलब होते हैं ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है, उन्हें हम समानार्थक शब्द कहते हैं। अर्थ में समानता होना ही समानार्थक शब्द कहलाता है। और इसमें जैसे नृप, नरेश। अब नृप, नृप का मतलब भी क्या होता है? राजा। राजा। नरेश का मतलब भी क्या होता है? राजा। राजा। और भूपति का मतलब भी क्या होता है? राजा। राजा। भूपति। महेश का मतलब भी क्या होगा? राजा। राजा। और राजा मतलब भी राजा। राजा। अब ये देखिए इसमें क्या बोला? समानार्थक, यानी जिनका अर्थ एक समान निकले, यानी अर्थ एक ही अर्थ निकले जिनका, वो होता है हमारा समानार्थक। यानी देखो सबका मतलब राजा राजा है लेकिन उनको हमने अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। व्यक्ति एक ही है लेकिन हम उसको अलग अलग नामों से पुकार रहे, वो हमारे होते हैं समानार्थक शब्द। मतलब पर्यायवाची। हाँ, समझ गए? यस मैम। अब नेक्स्ट आता है विपरीतार्थक। विपरीत का मतलब क्या होता है? मैम उल्टा। उल्टा, विपरीत अर्थ देने वाले। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका आता है इसके अंतर्गत साक्षर। साक्षर का मतलब क्या होता है? गांव में साक्षरता अभियान आरंभ किया गया। साक्षरता का मतलब होता है, साक्षर का मतलब पढ़ना लिखना है ना। और साक्षर जो पढ़ा लिखा है वो तो क्या है? हम साक्षर हैं। और जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो क्या हो गया? निरक्षर। निरक्षर।
विपरीतार्थ का मतलब हो गया आपके विलोम शब्द। विलोम शब्द। आ गया समझ में? इसका मतलब हो गया पर्यायवाची शब्द, इसका मतलब हो गया विलोम शब्द। ये हो गया हमारे सिंपल एक अर्थ देने वाले, और इसका मतलब होता है कि एक ही शब्द के बहुत सारे नाम हो, वो हो जाता है हमारा अनेकार्थक, जिसके अनेक सारे अर्थ निकल कर आते हैं। साक्षर, निरक्षर, सगुण। सगुण का मतलब क्या होता है? ये आप हिंदी पद में खूब सारा कई बार पढ़ोगे, बताइए। मैम यानी कुछ अच्छा काम। नहीं, कौन बताएगा? सगुण और निर्गुण। देखिए, जब ईश्वर में विश्वास रखने की बात होती है कि ईश्वर है, ईश्वर ऐसा होता है, ईश्वर चलता भी है, घूमता भी है, दिखता भी है ना इंसान, तो वो होता है हमारा, जैसे हम बोलते हैं सगुण भक्ति। यानी ईश्वर को उसका आकार को हम जब मान के काम करते हैं कि हमारा, जैसे हमने देवी देवताओं की पूजा करे तो हमने उनका एक आकार अपने मन में बिठा रखा है, तो वो तो हो गई हमारी सगुण। और निर्गुण का मतलब कि कोई भी नहीं है, सिर्फ एक शक्ति है जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो होता है निर्गुण। ठीक है। हाँ, अब जैसे एक शब्द और बता देती हूँ, कठोर मैम और ठोस। हाँ बेटा, तो ये सारे हमारे हो जाते हैं विपरीतार्थ शब्द, यानी कि विलोम हो गए, ये पर्यायवाची हो गए। इस तरह से हमने अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण सीख भक्ति लिया। नहीं करता। यहाँ तक समझ में आ गया? मैम निर्गुण मतलब तो भक्ति नहीं करता। भक्ति नहीं करता नहीं, जो हमारा ईश्वर को एक केवल शक्ति मान के विश्वास करता है। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है जो केवल ईश्वर को एक शक्ति मान रहा है, उसका आकार नहीं मानता कि वो राम में है, वो कृष्ण में है, वो किसी देवी में है, वो नहीं मानता, केवल कोई शक्ति है जिसकी हमें पूजा करनी है, वो निर्गुण भक्ति कहलाती है। ठीक है, ओके मैम। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट चलें या कुछ पूछना है? देख लीजिए एक बार बोर्ड में से, No, अगर ऐसा कुछ मैम। लग रहा है कि नहीं आ रहा तो दोबारा पूछ लो। आ गया यहाँ तक? मैम नृत्यक का एग्जांपल दे दो। हाँ बेटा, मैम नृत्यक का एग्जांपल दे दो एक। किसका? नृत्यक शब्द, निरर्थक शब्द। निरार्थक शब्द। निरर्थक शब्द। निरर्थक, हाँ इसका बता रही हूँ ना। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया ना? यस मैम। यहाँ तक तो चले, नेक्स्ट पे चलूँ? यस मैम। आप इसी के लिए बोल रहे हो ना कि इसका पूछ रही हो आप मुझसे? हाँ, तो इसका मैं बता रही हूँ। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट, निरर्थक शब्द। देखिए, निरर्थक का मतलब इसके कोई प्रकार नहीं होते, निरर्थक कोई चीज नहीं है। निरर्थक का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। मैंने, हाँ, जैसे मैंने एक सिंपल सा शब्द लिखा आपका, इसका मतलब कुछ निकल रहा है? मैम ये गमला है। हाँ, इसका शब्द का अर्थ निकल रहा है? यस मैम। इसका शब्द का कुछ निकला है? यस मैम। यस मैम। ये हमारे हो गए सार्थक शब्द। ठीक है, अब निरर्थक शब्द दो। इनका मतलब बताओ। मैम कुछ नहीं है। इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। जिनका मतलब नहीं है वो क्या हो गया? निरर्थक। आ गया समझ में? यस मैम। यानी जिनका कोई अर्थ निकलता नहीं है वो हमारे, देखो शब्द से पता, निरर्थक, जिसका कोई भी अर्थ ना निकले वो निरर्थक। लेकिन ये शब्द तो कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, लेकिन उस परिभाषा में एक वर्ड और हमने ऐड किया था कि वर्णों के सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। कल भी मैंने ये चीज़ पे आपको डिटेल में बताया था कि सार्थक शब्द आया है। सार्थक का मतलब ही यही होता है कि
आपका कोई इसका अर्थ कोई अर्थ निकले, निकले। वो वर्णों का योग। वर्णों का योग तो यहाँ पे भी है, वर्ण, ला भी वर्ण है, म भी वर्ण है, ग भी वर्ण है, वर्णों का योग तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये वर्णों का योग सार्थक नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, इसलिए इसको निरर्थक बोलते हैं। तो रॉन्ग हो जाएगा ये। समझ में आ गया? यस चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा, लास्ट हमारा बचा है, क्या था हमारा? प्रयोग के आधार पर। ये हमने बहुत कुछ तो समझ लिया था, थोड़ा सा और समझा देती हूँ आपको। प्रयोग के आधार पर अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो शब्दों का वर्गीकरण कितना होता है? 2 आधारों पर। कौन कौन सा था हमारा? पहला विकारी शब्द और विकारी अविकारी शब्द शब्द। और अविकारी, याद है? यस मैम। आपके टेस्ट में भी वही दूंगी मैं, यूटी सेकंड में भी आपका अविकारी शब्द आएंगे, ठीक है? अब देखिए, विकारी और अविकारी हमने पढ़ लिया था। विकारी शब्द में क्या था कि जो मैम शब्द जिसे वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार पुरुष बदल के जाते अनुसार हैं। बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया, विशेषण, ये चारों चीजें आती है। अब आप कहोगे कैसे मैम? जैसे मैंने एक शब्द संज्ञा लिखा, बच्चा रो रहा है। अब इसमें जो बच्चा शब्द है, हमने पढ़ा था कि वचन कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन अगर मैंने इसको बहुवचन बनाना है कि इसको बहुवचन में बनाना है तो बच्चे से क्या आ जाएगा हमारा? बच्चे रो रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं। आगे समझ में? यानी कि बच्चा से बच्चे में परिवर्तन हो गया और रहा से रहे में परिवर्तन हो गया। तो ये दोनों चीजों में परिवर्तन जो हो गया वो हमारा किस किस में हुआ? संज्ञा में परिवर्तन हुआ। समझ में आ गया? तो जहां परिवर्तन हो गया वो तो हमारे विकारी शब्द हो गए, ठीक है? लिखता का लिखते हो जाएगा, लिखेंगे, लिखता है, लिखेंगे, वो वचन में चेंज आना ही ना। हाँ, संज्ञा में चेंज आ जाता है, वचन में चेंज आ जाता है, लिंग में चेंज जाता है। जैसे आपका एक सेंटेंस है, तो उसके अंतर्गत जो भी परिवर्तन हो जाता है, जहां परिवर्तन हो गया वो हमारा विकारी शब्द है। विकारी शब्द, ठीक है? अब देखिए, इसमें परिभाषा लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना। नो जो मैम। शब्द, बस इतना सा ध्यान रखना है, जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने के लिए वचन, कारक और लिंग के आधार पर के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और इसमें क्या होता है? मेन ये लिख देती हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण। इनमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है अविकारी शब्द। अविकारी के अंदर परिभाषा बिल्कुल वैसी है कि जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के आधार में परिवर्तन हो जाता है उसे हम परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं हो वो अविकारी हो गया, जिसमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द हो गया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, इसके कौन कौन से हैं? क्रिया, विशेषण। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण, दूसरे नंबर पर हमारा संबंध बोधक, थर्ड नंबर पे पढ़ा था हमने समुच्चय बोधक, और फिर पढ़ा था हमने विस्मय आदि बोधक। ये तो याद है ना, उस दिन पढ़ाया था मैंने अच्छे से। यस मैम। इसको रिवाइज कर लेना एक बार। और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, ये चार चीजें पढ़ी थी। अब इसमें आपको ये भी बता दिया था कि क्रिया, जैसे अभी सेंटेंस क्या लिखा था मैंने? राम रो रहा है, नहीं सॉरी, बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। अब एक मिनट देखो, इसमें इसी में समझा रही हूँ। बच्चे,
बच्चा रो रहा है। हमारा यहाँ पे परिवर्तन हुआ था, यहाँ परिवर्तन हुआ था। बच्चा की जगह बच्चे आ गए थे, रो रहा है, और रहा की जगह रहे आ गए थे। रहे। लेकिन जो रो शब्द था, रो क्या है हमारी? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया बता रहे ना, वाक्य में क्रिया हो रही है, तो क्रिया में कोई परिवर्तन हुआ क्या? यहाँ पे भी रो था और यहाँ पे भी है। ऐसे तो नहीं कि बहुवचन आने के कारण उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया? नो मैम, नहीं हुआ ना। तो जहां पे अब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि परिवर्तन नहीं होता, तो वो हो गया हमारा अविकारी अविकारी शब्द। आ गया, क्लियर हो गया अब तो? यस मैम। यस मैम। चलिए, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और तो नहीं है इसमें? नो मैम। इसके अलावा जैसे और शब्द भी देख लो क्रिया विशेषण में, जैसे अभी, अब, ऊपर, इधर, पहले, ये तो सारा करवाया हुआ है, करवाने की जरूरत। Yes, विस्मय ma'am. अधिक में वाह ओ जैसे आते ना, विस्मय होकर खुशी का, दुख का, कोई भी हमें वो होता है तो हम उसके लिए किस तरह से बोलते हैं? वाह ओ, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक में हमने अथवा, किंतु, परंतु ये शब्द सीखे थे, और संबंध बोधक में पहले, भीतर, अंदर, बाहर, वो सारे आ जाते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अगर क्वेश्चन आंसर देखती हूँ मैं थोड़ी सी आपकी इसमें। चलिए, दिख रहा है? इसमें लिखा है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं हम? शब्द। शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया? वर्णों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है? वर्णों का वर्गीकरण शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है? 4 पे। कौन कौन सा है हमारा? फर्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार प्रयोग। ठीक है। बाकी बच्चे भी जवाब दिया करो ना। कनिष्का को कोई फ्रेंचाइजी थोड़ी मिली कि वो साथ के साथ बोले, बाकी बच्चे भी बोल सकते हैं। गलत बोलोगे तो सुधार होगा आपका। और उत्पत्ति के आधार पर हमने जो शब्दों का वर्गीकरण किया था उसमें कितना था? 4। कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज, कनिष्का के अलावा कोई बच्चा नहीं बोलेगा? जानवी, दिक्कत है बोलने में? और ये न्यू स्टूडेंट कौन है? यश, गौरव, हाँ जवाब दीजिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कौन कौन सा है? जवाब मांगो तो लेफ्ट कर देते हो। गौरव बोलिए। यश? 4। उत्पत्ति के आधार पर 4। कौन कौन से हैं वो 4? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हाँ, तो बस क्या दिक्कत है बोलने में? बोलो। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अभी पढ़ा था अर्थ के आधार पर। 8। 2। कौन कौन से थे? सार्थक और विकारी और अविकारी। नो मैम, सार्थक और निरर्थक। गौरव देखो, अब बोलोगे तो पता चलेगा। अभी मैंने इतने अच्छे से समझाया कि अर्थ शब्द सब में आ रहा है। अर्थ, सार्थक, निरर्थक, एकार्थक, निरर्थक। हाँ, तो शब्द के अर्थ के आधार पर कल से है ना ऐसे ही करूंगी। 2 लाइनें पढ़ा के क्वेश्चंस पूछूंगी और हर एक बच्चे से नाम लेके पूछूंगी, तभी आप समझोगे। क्योंकि ऐसे प्रवचन की तरह सुनना नहीं, अपने को समझना है। अभी देखो समझाया अर्थ के आधार पर, जिसमें अर्थ शब्द बार बार आ रहा है, तो हमको वो सार्थक क्या? सार्थक और निरर्थक। और सार्थक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4। कौन कौन से हमारे? गौरव बताइए। सार्थक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? भूल गए? हाँ, इसको वापस से। हाँ बताइए, कनिष्का तो बता देगी, लिखा हुआ भी है सब कुछ। सार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपर्यार्थक। गौरव याद आया? टाइम भी देख लेना बेटा एक बार। और प्रयोग के आधार पर हमने अभी सीखा था कि प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण 2 पार्ट में डिवाइड की, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला विकारी और अविकारी। और फिर विकारी के आ जाएंगे, किस किस में होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी में सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी के अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्लियर है? अब इसको तभी आपको ही समझ में आएगा कि इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग करो, क्वेश्चन आंसर करोगे,
एक एक बार लिखो, बिना देखे लिखने की कोशिश करो कि हमने आज कितना समझा इस चैप्टर को। अगर एक बार आपने बिना देखा लिखना सीख लिया ना, तो वो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। जब तक नहीं देखोगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। कल हम नेक्स्ट रीडर बुक करेंगे। ओके मैम। बाय मैम। बाय बेटा।